वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल फार्माकोलॉजी टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हम यहाँ देखने वाले हैं एंटीडायोटिक्स के बारे में। सो एंटीडायोटिक्स स्टडी करने से पहले हमको डायोटिक्स के बारे में पता होना ज़रूरी है, तभी हम एंटीडायोटिक्स इजीली रीड आउट कर पाएंगे या इसको पढ़ पाएंगे। ओके, तो बात करते हैं इसके डेफिनेशन की। एंटीडायोटिक ड्रग जो होती है, लाइक यहाँ लगा हुआ एंटी एंड डायोटिक्स, राइट। तो जो भी वर्ड्स होते हैं आप उससे मीनिंग निकालने की कोशिश करिए तो आपको उसका मीनिंग समझ में आएगा, राइट। तो एंटीडायोटिक्स ऐसी ड्रग्स जो कि यूरिन के वॉल्यूम को कम करती है, बिकॉज यूरेटिक्स जो होता है वो यूरिन के वॉल्यूम को इंक्रीज करता है। तो एंटीडायोटिक क्या करेगा, यूरिन के वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा, राइट। एंड पर्टिकुलरली इसका यूज किया जाता है डायबिटीज इंसिपिडस के केस में। ओके, अब हमारे पास डायबिटीज जो है वो दो टाइप की है, एक होती है डायबिटीज मेलाइटस और दूसरी होती है डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज मेलाइटस जो होती है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, बट डायबिटीज इंसिपिडस इंसुलिन कमी से नहीं होती है। ओके, डायबिटीज इंसिपिडस इज जस्ट रिलेटेड टू द यूरिनरी सिस्टम। ओके, सो चलिए बात कर लेते हैं अब इसके ड्रग्स की, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो कि एंटीडायोटिक्स की तरह काम करती हैं। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले जो कैटेगरी है वो है एंटीडायोटिक हार्मोन्स की, राइट। एंटीडायोटिक हार्मोन या इसको हम कहते हैं एडीएच। ओके, इसका दूसरा नाम है वेसोप्रेसिन। वेसोप्रेसिन इसलिए कहा जाता है बिकॉज वेसो मतलब होता है वेसल्स एंड प्रेसिन मतलब होता है प्रेस करना। तो कहीं ना कहीं ये वेसल्स को प्रेस कर रही होगी, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी। ओके, सेकेंड इसमें इसके जो कॉन्जिनर्स हैं वो है डेस्मोप्रेसिन, लैप्रेसिन एंड टर्लीप्रेसिन, राइट। सेकेंड कैटेगरी आती है थायराइड की और अमिलोराइड। थर्ड वन है मिसलेनियस कैटेगरी जिसमें आता है क्लोरप्रोपामाइड एंड कार्बामाजेपिन। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है ये कहाँ से रिलीज होता है। ओके, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको रिलीज होने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, राइट। तो गाइस आपको पता है कि बॉडी के अंदर हार्मोनल रेगुलेशन होता है या मैक्सिमम हार्मोन जो रिलीज होते हैं वो कहाँ से होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से होते हैं, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, राइट। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं एनाटॉमी के बारे में। तो गाइज ये है एंटीरियर पार्ट, ये है पोस्टीरियर पार्ट, और ऊपर की तरह यहाँ प्रेजेंट है हाइपोथैलेमस, राइट। तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे यहाँ प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। सो जो भी हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं उसके लिए रिलीजिंग फैक्टर्स जो होता है वो कहाँ से आता है, हाइपोथैलेमस से आता है, राइट। यहाँ पर एंटी डायबिटिक हार्मोन के लिए जो प्रिकर्सर होगा वो भी कहाँ से आने वाला है, हाइपोथैलेमस से आने वाला है। ओके, तो हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है ऐसा न्यूक्लियस जो कि एडीएच हार्मोन को सिंथेसाइज करता है। तो हार्मोन मतलब यहाँ जो प्रिकर्सर होता है वो सिंथेसाइज किया जाता है एंड कुछ नर्व फाइबर के थ्रू, कुछ न्यूरॉन के थ्रू कहाँ भेजा जाता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर पार्ट में। बिकॉज एंटीडायोटिक हार्मोन जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड की पोस्टीरियर पार्ट से रिलीज होता है अलॉन्ग विद द ऑक्सीटोसिन। तो पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट से दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं, एक का नाम है एडीएच और दूसरे का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। ओके, तो गाइज यहाँ पर जो आप नर्व फाइबर देख रहे हो, न्यूरॉन देख रहे हो, ठीक है, इसको कहा जाता है हाइपोथैलेमिको हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन। नाम से जरूर इसका वेन है बट इट इज एग्जैक्टली अ नर्व या नर्व फाइबर्स। ओके, तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस के पास जो स्टिमुलस आता है ये कहाँ से आता है, हायर सेंटर से आता है। ओके, इसके अलावा यदि हम बात करें तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के ऑस्मोलरिटी और कॉन्ट्रैक्शन या इसके वॉल्यूम, इसमें कुछ भी फ्लक्चुएशन होता है तो ये स्टिमुलाई प्रोड्यूस करता है और हाइपोथैलेमस का जो न्यूक्लिया है उसको स्टिमुलेट करता है प्रिकर्सर फॉर्म करने के लिए। तो गैस इस तरह से इसका सिंथेसिस होता है। मैंने जो यहाँ डायग्राम के फॉर्म में लिखा है आप इसको जो है एक री डायग्राम के फॉर्म में भी आप बना सकते हो, उसको याद कर सकते हो, राइट गाइज। तो एडीएच के बारे में हम बात करें तो एडीएच क्या होता है, एक तरह का ऑक्टा पेप्टाइड होता है, ठीक है, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है अलॉन्ग विद द ऑक्सीटोसिन। यहाँ पे जो प्रोसेस ऑफ रिलीज है जैसा सेम मैंने आपको डायग्राम के अंदर बताया था वैसे ही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो गैस इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको याद कर सकते हैं। ओके गैस, तो मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे जो राइट साइड में जो आपको दिख रहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर है जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन के रिलीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, या तो बढ़ाएंगे या तो कम कर रहे होंगे। तो बढ़ाने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनका नाम है एंजियोटेंसिन 2, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड हिस्टामिन। ये तीनों ही जो होते हैं ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों के रिलीज को इंक्रीज करेंगे। ओके, जबकि गाबा, गामा एमिनोब्यूटारिक एसिड और एट्रियल न्यूरेटिक पेप्टाइडेज
ये दोनों ही इसको इनहिबिट करते हैं। ओके गाइज, तो किसी भी हार्मोन्स के काम करने के लिए एक रिसेप्टर का होना ज़रूरी है, राइट। तो यहाँ पर वैसोप्रेसिन या एंटीडायबिटिक हार्मोन को वर्क करने के लिए कुछ रिसेप्टर यहाँ पे होते हैं जिनका नाम है V1 रिसेप्टर एंड V2 रिसेप्टर्स, राइट। वैसोप्रेसिन 1, वैसोप्रेसिन 2 रिसेप्टर। तो V1 रिसेप्टर जो होता है ये कहाँ लोकेट होता है? सो गैस, हम जो एंटी डायबिटिक हार्मोन का एक्टिविटी को जो समझने वाले हैं, इसका जो लोकेशन ऑफ वर्क है वो कहाँ पर होता है? कलेक्टिंग डक्ट पे होता है। पूरे नेफ्रॉन के अंदर यदि हम बात करें कलेक्टिंग डक्ट की, तो कलेक्टिंग डक्ट वो प्लेस होता है जहाँ से फाइनलाइज्ड वाटर जो होता है वो रीअब्जॉर्ब होता है। ओके गाइज, तो यहाँ पर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं V1 एंड V2। देखते हैं V1 रिसेप्टर कहाँ होता है। V1 रिसेप्टर जो होता है ये कलेक्टिंग डक्ट को छोड़ के बाकी सब जगह प्रेजेंट होता है और कुछ ब्लड वेसल्स में भी होता है, जबकि V2 रिसेप्टर ये कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। V1 आगे यदि कैटेगराइज किया जाए तो दो पार्ट का होता है, फर्स्ट 1A एंड 1B। 1A जो होता है ये प्रेजेंट होता है आपका वस्कुलर एंड स्मूथ मसल्स में, प्लेटलेट्स में, लिवर के अंदर, जबकि 1B जो है ये एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर प्रेजेंट होता है, राइट गाइज। तो दिस वन इज अ रिसेप्टर जिसपे कि हार्मोन आके अटैच होगा, जुड़ेगा और उसके बाद में कोई फंक्शनिंग होगी। ओके गाइज, तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसेप्टर्स। अब बात करते हैं कि जो ADH हार्मोन होता है वो किडनी के ऊपर कैसा वर्क करता है। तो गैस, यहाँ पे जो कलेक्टिंग डक्ट है मैंने यहाँ शो किया हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया हुआ है। जहाँ पे आप एरो का फॉर्म देख रहे हैं ये कलेक्टिंग डक्ट है, राइट। इस लेवल पे जो एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है वो वर्क करता है और वाटर की जो परमेबिलिटी होती है उसको ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। क्योंकि हमें क्या काम करना है? एंटी डायूरेसिस, मतलब जो यूरिन का वॉल्यूम है उसको कम करना है। अब यूरिन के वॉल्यूम को यदि कम करना है तो डक्ट के अंदर ज़्यादा वाटर नहीं होना चाहिए, राइट। वाटर कहाँ जाना चाहिए? इंटरस्टिशियम में जाना चाहिए। आप वाटर की डायरेक्शन आप देख पा रहे हो, ओके। ये जो पार्ट यहाँ पे दिखाई देता है ये इंटरस्टिशियम का पार्ट होता है और वाटर यहाँ से रीअब्जॉर्ब होता है अगेन और यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर फिर से चला जाता है या टिश्यू फ्लूइड के अंदर चला जाता है। ओके गाइज, ADH हार्मोन जो होता है ये कलेक्टिंग डक्ट पे आता है, वाटर परमिलिटी को बढ़ाता है, सेल्स की वाटर परमिलिटी को इंक्रीज करेगा, जिससे कि जो वाटर है वो ल्यूमेन से कहाँ चला जाएगा? इंटरस्टिशियम में चला जाता है, राइट। बट यदि आप सोचिए कि एंटी डायबिटिक हार्मोन यदि नहीं प्रेजेंट हो, ओके, एब्सेंट हो, तो क्या होगा? जो सेल है ये क्या रहेगी? वाटर के लिए इम्परमेबल रहेगी और यहाँ पर मैक्सिमम जो है वो वाटर यूरिन के फॉर्म में बाहर चला जाएगा, मतलब यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, राइट। और एक्शन हमारा हो जाएगा डायूरेसिस का, राइट। बट हमें यहाँ पे एक्शन क्या देखना? एंटी डायूरेसिस, राइट। तो ज़्यादा वाटर को यहाँ पे हमें यूरिन के अंदर नहीं जाने देना है, तभी आपका एंटी डायबिटिक हार्मोन वर्क कर रहा होगा, ओके। इसके कुछ मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो उसमें आता है कि जो रिसेप्टर होता है कलेक्टिंग डक्ट का, V2 रिसेप्टर्स, ये पहले एक्टिवेट होता है, ओके। तो मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म की यदि हम बात करते हैं तो इसमें आता है सबसे पहले कि एक्टिवेशन ऑफ द V2 रिसेप्टर ऑन द कलेक्टिंग डक्ट सेल, ओके। नाउ जैसे ही रिसेप्टर एक्टिवेट होता है, जो साइक्लिक AMP होता है जिसको हम मैसेंजर कहते हैं, ये एक्टिवेट होता है। साइक्लिक AMP फर्दर प्रोटीन काइनेज A जो होता है इसको एक्टिवेट करेगा। प्रोटीन काइनेज A जो होता है ये प्रोटीन को फॉस्फोराइलेट करेगा, ओके। नाउ प्रोटीन जब फॉस्फोराइलेट होता है तो यहाँ पे एक्वापोरिन टू वाटर चैनल, ओके, इसका जो एक्सोसाइटोसिस होता है वो इंक्रीज होता है, ओके। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? परमिबिलिटी बढ़ने वाली है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे मोर वाटर चैनल वेसिकल्स जो होते हैं ये अपाइकल मेम्ब्रेन में इंसर्ट किए जाते हैं ताकि वाटर की परमिबिलिटी बढ़ जाए, ओके। तो जैसे ही मेम्ब्रेन में जितने वाटर चैनल है जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा वाटर जो है कहाँ जाएगा? इंटरस्टिशियम में जाएगा। तो इस वजह से जो रेट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ जो वाटर है कलेक्टिंग डक्ट की वो बढ़ जाती है और मैक्सिमम वाटर जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो गैस, एक सिंपल सा मैकेनिज्म है कि जो ट्यूबवेल की जो वॉल होती है तो ट्यूबवेल की वॉल के अंदर वाटर की परमिबिलिटी को बढ़ाना है और यहाँ पर, और उसके लिए यहाँ पे क्या है? एक्वापोरिन टू वाटर चैनल वेसिकल्स प्रेजेंट है।
तो जितने ज़्यादा वाटर चैनल वेसिकल्स उस अपाइकल मेम्ब्रेन पे होंगे उतना ज़्यादा वाटर की परमिलिटी बढ़ जाएगी। राइट गाइस, तो चलते हैं आगे। ये थी इसकी मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। अब देखते हैं कि इसका दूसरे ऑर्गन्स के ऊपर क्या इफेक्ट है। तो बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स में ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है। इसका नाम ही है वेसोप्रेसिन, मतलब वेसल्स को प्रेस कर रहा होगा, कॉन्टैक्ट कर रहा होगा। बात करते हैं विसरल स्मूथ मसल्स की। विसरल स्मूथ मसल्स के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन शो करता है यूटेरस। यूटेरस में ऑक्सीटोसिन हार्मोन के लिए रिसेप्टर होता है, राइट। तो ये एडीएच हार्मोन जो होता है ये उस रिसेप्टर पे भी वर्क करता है। ओके, तो जो नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, ये नॉन प्रेग्नेंट वुमेन हैं, इनके अंदर जैसे ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है यूट्रस के अंदर, वैसे ही एडीएच भी ऐसे ही काम करेगा इन द नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, सीएनएस की बात करेंगे तो सीएनएस में इसको पहले तो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था, बट बाद में इसको एज अ न्यूरोपेप्टाइडेज रिकॉग्नाइज किया गया है, जो कि टेम्परेचर, बॉडी का सर्कुलेशन और एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन के रिलीज को कंट्रोल करता है। ओके गाइस, तो ये इसका इफेक्ट है सीएनएस के ऊपर। अब हम बात करते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स के ऊपर। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमारे पास में एडीएम ही होता है। तो एब्जॉर्प्शन जो होता है इसका ओरली एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, बिकॉज ट्रिप्सिन जो होता है स्टमक के अंदर इसको डिग्रेड कर देता है। ओके, इसलिए इसका पैरेंट्रल या नेजल इसके डोज फॉर्म दिए जाते हैं। मेटाबॉलिज्म की यदि हम बात करें तो लिवर और किडनी में एंजाइमेटिकली इसका मेटाबॉलिज्म होता है। प्लाज्मा टी हाफ या हाफ लाइफ जो होती है इसकी शॉर्ट होती है, लगभग 25 मिनट के आसपास, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है इसका 3 से 4 घंटे चलता है। ओके, तो 3 से 4 घंटे के लिए अपना एक्शन जो है आखिरी लिमिट तक ही प्रोड्यूस करता है। ओके गाइज, और आखिरी में हम बात करेंगे यूजेस के बारे में। तो डायबिटीज़ इंसिपिडस में इसका यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। यदि चिल्ड्रन बेड वेटिंग करते हैं या फिर एडल्ट के अंदर नॉक्टूरिया है। ओके, नॉक्टूरिया का मतलब होता है, नॉक्ट मतलब होता है नॉक्चर्नल, नॉक्चर्नल का मतलब होता है नाइट, राइट। एंड यूरिया का मतलब होता है यूरिन का होना। तो नाइट में जो एडल्ट हैं यदि इनवॉलेंट्री जो है यूरिन जाता है तो उसको बोलते हैं नॉक्टूरिया। ओके, थर्ड होता है रीनल कॉन्सेंट्रेशन टेस्ट, फोर्थ है हीमोफीलिया, एंड वन वाइल्ड-बेल्ड्रोन सिंड्रोम। तो गैस ये थे इसके यूजेस, एंड दिस इज ऑल ओवर द फार्माकोलॉजी ऑफ द एंटी डायबिटिक ड्रग्स। ओके, तो जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है हमने यहाँ डिस्कस किया इसको। ओके, होप्स हो कि आपको इजी लगा हो, आपको समझ में आया हो। यदि इजी लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि जो भी वीडियोज़ आपको सही टाइम पे मिलते रहें। ओके गैस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।